सेल अर्थात जो कोशिका है वह प्रत्येक जीवधारी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यह सोचते हैं कि सेल है क्या? क्या प्रत्येक जीवधारी में सेल पाई जाती हैं? सेल का कार्य क्या क्या है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम इस वीडियो क्लास में देखेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो सेल है यानी जो कोशिका है इसकी खोज कैसे हुई थी। तो जीवधारियों की कोशिका की खोज का इतिहास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था? रॉबर्ट हुक नाम था। इन्होंने क्या किया कि 1665 में कार्क की पतली काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करके सर्वप्रथम कोशिका का वर्णन किया था। जैव पदार्थ की कोशिकीय संरचना के अध्ययन की ओर यह पहला कदम था। फिर क्या हुआ कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्क के सेक्शन में रॉबर्ट हुक को क्या दिखाई दिए? मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए। ये देखिए, जैसे कि इस डायग्राम में क्या है, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए। इन्हीं कोष्ठकों को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? कोशिका का नाम दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से कोशिका की खोज हुई। अब हम जान लेते हैं कि जो कोशिका है ये कितने भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ में आ गया हमें कि जो कोशिका है यानी जो सेल है वो प्रत्येक जीवधारी की मूल संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अब हम ये देखेंगे कि जो सेल है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो एक जो प्राण हम मतलब ये कह सकते हैं कि प्रारूपी प्राणी कोशिका को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो ब्लैक कलर की जो आउटर लेयर दिख रही है ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? तो ये जो हमें गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर है साइटोप्लाज्म। तो ये जो देखिए येलो कलर का ये जो पूरा है पीले कलर का ये चारों तरफ हमको ये दिखाई दे रहा है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें डीपली समझना होगा। जो हम ये पढ़ते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे तो फिर इनको अलग अलग वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक क्या समझा कि एक प्रारूपी प्राणी कोशिका में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब हम ये समझते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किस प्रकार की बनी होती है। तो इसका जो है हम यहाँ पर इस तरह से इसको डिटेल से इसका जब हम डायग्राम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रत्येक कोशिका का प्लाज्मा एक बहुत ही पतली तथा अदृश्य झिल्ली द्वारा बाहरी वातावरण से अलग रहता है और यह झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। अब देखिए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है? तो यह लिपिड अणुओं की बनी दोहरी दीवार होती है जो प्रोटीन की 2 परतों के बीच में रहती है। तो ये जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं स्वेटर पहनते हैं कि हमें बाहर की जो ठंडी हवा है वो ना लगे, तो इसी प्रकार से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक प्रकार से क्या है, मतलब कि हमें ठंड नहीं लगती, हम स्वेटर पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा अंदर नहीं जाती। तो कुछ उसी प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस प्रकार से हम समझिए कि सेल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में क्या है, ये स्वेटर पहन रखा है। ठीक है, यह केवल एक विशिष्ट आकार
तथा परिमाण के अणुओं को ही सेल में आने या जाने देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिल्कुल यूजफुल होगा उसी को अंदर आने देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और किसी भी अनवांटेड मटेरियल को ये अंदर आने नहीं देती। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस। दूसरा जो पार्ट है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सेल की समस्त जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ठीक है, यह एक गोलाकार और अंडाकार रचना होती है। देखिए यहाँ पर जो है इसका हम विस्तार से यहाँ पे जब पढ़ेंगे इसका डिटेल से, तो ये इस प्रकार से ये दिखता है न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। तो इसमें देखिए कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ये सब इसके फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। इसके बाद व्हेन सेल्स डिवाइड क्रोमैटिन condenses into visible chromosomes. न्यूक्लियोलस मेक्स आरएनए एंड राइबोसोम्स। तो इसके जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि जो न्यूक्लियस सेल है वो समस्त जैविक क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और यह एक गोलाकार और अंडाकार रचना है। अब अगर हम न्यूक्लियस को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको 4 पार्टों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, इसको देखने के लिए हम यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं। देखिए ये जो न्यूक्लियस है इसको हम 4 पार्टों में पढ़ सकते हैं। पहला है न्यूक्लियर इनवलप। तो ये क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर उपस्थित एक आवरण है जो न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से पृथक करता है। फिर इसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्र की एक कला से घिरी हुई गुहिका में जो द्रव भरा होता है उसे केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर इसके बाद है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब देखिए ये जो बैगनी कलर का हम देख रहे हैं ये गोल गोल सा, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। हिंदी में इसको बोलेंगे केंद्रिक। तो न्यूक्लियस में उपस्थित गोलाकार तथा एसिडोफिलिक आर्गन को न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर चौथा पार्ट होता है क्रोमोसोम का। तो ये हो गए केंद्रक के पार्ट। अब जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है साइटोप्लाज्म। ये जो येलो कलर का पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो अब हम जो है उस साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा न्यूक्लियोलस को देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या है, मेक्स राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का निर्माण करता है। ठीक है, फाउंड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर में उपस्थित रहता है, पाया जाता है। राइबोसोमल आरएनए इज फाउंड देयर। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए जो है पाया जाता है। तो ये जो है न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर हो गया, न्यूक्लियोलस का ये डायग्राम है। तो इस प्रकार से ये जो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद आगे अब ये जो है तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म को हम इस प्रकार से समझें कि इसी को हम और हिंदी में क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। तो द साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक मटेरियल इन विच द पार्ट्स ऑफ द सेल कॉन्स्टेंटली मूव। द साइटोप्लाज्म इज द एरिया आउटसाइड द न्यूक्लियस इन विच द ऑर्गेनल्स फ्लोट अराउंड। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है एक जेली की तरह का पदार्थ है। ठीक है, एक जेली की तरह का जो है पदार्थ है, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर साइटोप्लाज्म में अनेक जो कोशिकांग होते हैं, कौन कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, ये सब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसके बाद यहाँ से एक डायग्राम से और समझ लीजिए। ये देखिए ये जो मटेरियल भरा हुआ है ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, द जेली लाइक मटेरियल इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल दैट होल्ड्स द न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स
एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो ये हम साइटोप्लाज्म को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब जो है देखते हैं कि जो एक एनिमल सेल है, तो इसमें ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये कौन कौन से पार्ट्स पाए जा रहे हैं। तो इसको जो है पूरा डिटेल में इसको देखिए, इसके जो मतलब कि जो डायग्राम में जो ये दिए हुए हैं इनको कैसे पहचानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले है पिनोसाइटोटिक वेसिकल, ठीक है, ये है पिनोसाइटोटिक वेसिकल। इसके बाद है गोल्जी वेसिकल। ये कहाँ पर है, तो ये देखिए ये क्या है, ये गोल्जी वेसिकल्स। इसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला जो सिंबल देख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ पर है, ये देखिए ये जो है यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलेंगे खुदरा, खुरदुरा एक तरह से, है ना। स्मूथ हो गया चिकना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला जो है सिंबल जो देख रहे थे वहां पर, हम ये डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद है ये राइबोसोम्स। ये जो देख रहे हैं हम, ये जो है गोल गोल से आकार के, ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो सिंबल हम देखेंगे यहाँ पे, ये सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो हमने अभी पढ़ा था कि जो आउटर लेयर है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको तो हम बहुत अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस तरह का, तो ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस है ये, ठीक है। इसके बाद है गाल्जी अपरेटस। ये वाला जो सिंबल है यहाँ पर इस कोशिका में, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको, तो ये हो गया गाल्जी अपरेटस, गाल्गी बॉडी। फिर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। तो देखिए ये जो रेड कलर का है ये है न्यूक्लियस, तो ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर स्थित है। इसके बाद ये न्यूक्लियोलस जो पीला कलर का है ये कहाँ पर है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर है, पीले कलर का, येलो कलर का, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर हो गया न्यूक्लियोलस। इसके बाद है सेंट्रियोल्स। ये कहाँ पर है, ये दिखाई दे रहे हैं हमको सेंट्रियोल्स। लाइसोसोम्स, ये कहाँ पर हैं, ये लाइसोसोम्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर ये हो गया साइटोप्लाज्म। कौन सा साइटोप्लाज्म, ये जो चारों तरफ जेली लाइक स्ट्रक्चर है बिखरा हुआ, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने डायग्राम में इनको अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके बाद थोड़ा सा इनको ये देख लेते हैं कि इनके फंक्शन क्या क्या हैं। तो देखिए न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल सेल, ठीक है, और प्रोटेक्ट्स डीएनए। साइटोप्लाज्म क्या है, अभी हमने पढ़ा, जेली लाइक मटेरियल अराउंड ऑर्गेनल्स। गाल्गी अपरेटस, गाल्गी अपरेटस क्या है, फिनिश एंड शिप प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, मेक एटीपी इन सेलुलर रिस्पायरेशन। इसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को अभी हमने जो पढ़ा था, सेल बाउंड्री कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट, रिकॉग्नाइजेज सिग्नल्स। इसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, मेक राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोसेसेस प्रोटीन्स, मेक मेम्ब्रेन्स। राइबोसोम मेक प्रोटीन्स। सेंट्रल वैक्यूल स्टोरेज फूड वाटर और वेस्ट। सेल वॉल सपोर्ट। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, मेक एटीपी एंड सुगर्स इन फोटोसिंथेसिस।
ठीक है, तो हमने इनको थोड़े थोड़े रूप में इनके जो है फंक्शन भी हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कौन सी बात, कि एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, एनिमल सेल में ये सेल वॉल और ये सेंट्रल वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट ये नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में अगर सेंट्रल वैक्यूल की ज़रूरत होगी तो ज़रूरत के आधार पर ये छोटे रूप में बनते हैं और फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब इनके जो ये अलग अलग जो साइटोप्लाज्म में ये जो ऑर्गन्स हैं, ये कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी और ये राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ये जो भी जितनी भी यहाँ पर जितनी भी ये कोशिकांग हैं, इनको अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो से पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इनकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, इनका फंक्शन क्या क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, और इन सब के बारे में हम अगली वीडियो से इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।